अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाज़िब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, जानवरों के खिलाफ जुल्म और जबर के वाक़यात में इजाफा हुए जा रहा है। अभी ऊँटनी का दिल खराश वाक़े ने पूरी कौम को गमगीन किया, तो इसके साथ ही ऐसी खबरें आ गईं कि देरीना दुश्मनी के ऊपर मवेशियों को आग लगा दी गई। ये किस किस्म की सफाक ज़हनियत है कि आप बेज़ुबानों के ऊपर जुल्म करके उनको सफाकियत का निशाना बनाने के बाद अपनी अना को तस्कीन देते हैं। जिन मुआशरों के अंदर जानवरों के ऊपर ऐसी बर्बरियत होती है, वहाँ पर इंसान भी ऐसे मुतशद्दिद रवैयों से महफूज नहीं रह सकते। अगर मैं 18वीं सदी के फ़लसफ़ी और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जर्मी बेंसन की बात करूं, तो वो ये कहते थे जब किसी हस्ती के राइट्स का आपने डिटरमिन करना हो कि कैसे उसको राइट्स मिलेंगे, तो आपने ये नहीं देखना कि वो आया इस्तेदलाल कर सकता है कि नहीं, बल्कि ये देखना है कि वो आया वो तकलीफ़ उठा रहा है कि नहीं। अब चूँकि जानवर ज़ीरू मखलूक हैं, एक जज्बाती वजूद भी हैं, जानदार हैं, तो इस मखलूक का भी हमने उसी तरह ख्याल रखना है, चूँकि ये भी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, इनकी भी वाबस्तगियाँ होती हैं और कुदरत ने इनको कुछ ऐसे फितरी हकूक़ भी दिए हुए जो हर हाल में इनको मिलेंगे। अगर हम वतन अजीज़ की बात की जाए तो हमारे मुआशरे के अंदर जानवरों से एक ओवरऑल एक नापसंदगी का रवैया रखा जाता है। जानवरों के हवाले से हम देखते हैं कि गलियों के अंदर कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंक देना, या कोई घोंसला है चिड़िया का, उसमें से जो चिड़िया के अंडे हैं वो निकाल लेना, बिल्ली के साथ एक हकारत अमेज़ रवैया, ऐसी हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर हमने पेट्स भी रखे हैं, पालतू जानवर भी रखे हैं, तो उस तरीके से हम उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। अब देखना यह है कि वतन अजीज़ के अंदर जो जानवर है उनके खिलाफ जो जुल्म और जबर बढ़ता जा रहा है, नारवा सलूक की रोज़ाना रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार हुकूमती सतह के ऊपर 4 केसेस जो हैं वो जानवरों के खिलाफ जो बर्बरियत के वो ख़ुद अपनी मदयत में फ़ाइल किए हैं। ये बहुत अहसन इकदाम है और देखना है कि क्या जानवरों को इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा या मज़ीद हमें किस किस्म के इक़दामात करने चाहिए। इस वाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनीस जिलानी साहब, माहिर जंगली हयात, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खलील ए खान, कंट्री डायरेक्टर CDRS, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में अनीस जिलानी साहब से करना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं कि आए रोज़ एक खौफनाक खबर हमारे सामने आती है कि टांग काट दी गई जानवर की, या जानवर का पेट काट दिया गया कि वो किसी की फसल में घुस गया, उस तरीके से उसकी चारों टांगें काट दी गई। ये किस किस्म की सफाकियत है, कौन सी ज़हनियत है इसके पीछे? देखिए, ये सिर्फ जानवरों के साथ नहीं है, इंसानों के साथ भी हो रहा है। जब कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं, ख़ास तौर पर मगरिब के अंदर, वहाँ पर ये इस चीज़ पे बहुत सेंसिटिव होते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और डिस्क्रिमिनेशन है। हम समझते हैं कि जानवर जो है इनके कोई हुकूक़ नहीं है, हमारा जो दिल चाहे हम इन जानवरों के साथ करें, जो दिल चाहे। आप वो ऊँट की बात की आपने, उसकी एक टांग काट दी थी। एक गधा जो है वो पानी पीने चला गया किसी के खेत में, उसने उसकी 2 टांगें काट दी। मतलब ये इतना शोर मचने के बाद भी ये बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसकी एक जो वजह है वो ये है कि सज़ा नहीं मिलती। जिसे बोलते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ होता है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में यही हरकत करें कि आप किसी जानवर की टांग काटें इसलिए कि वो आपके खेत में पानी पीने आ गया था, तो शोर मच जाएगा। सिर्फ शोर ही नहीं मचेगा बल्कि सज़ा भी मिल जाएगी, या सज़ा नहीं मिलेगी। आप उसको कुछ अरसे जो है मीडिया पे आ जाएगा, उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी, उसके बाद वो रिहा होकर निकल जाएगा। तो मतलब ये है कि जब तक आपका निज़ाम के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा और जानवरों के साथ कोई ज़्यादती करे तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। यानी कि आपने जो बात कही उसमें यह समझ आता है कि जानवरों के खिलाफ जो बर्बरियत है, मुतशद्दिद रवैये हैं, ये इंसानों को भी उसी तरह मुतासिर करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी हो, सज़ा जज़ा का निज़ाम हो। डॉक्टर खलील, अगर हम इसी चीज़ को आगे लेके चलें कि बहुत ज़्यादा जब ऊँटनी वाला वाक़या भी हुआ, सोशल मीडिया पर भी एक कोहराम मचा पूरी दुनिया में, और इसके अलावा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मीडिया की लाइमलाइट में वाक़या बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद हम देखते हैं पे दर पे इस तरह के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज़ाना ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है जिसमें सफाकियत होती है जानवरों के खिलाफ। इसकी क्या वजह है? वो ऊँटनी हमारे ही पास है, हमारे शेल्टर में है कराची में, तो ये भी एक चले मेरे लिए तो अच्छी बात है कि वो ऊँटनी हमने उसका हम टेक केयर कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, मैं शुरू अगर करना चाहूँगा मैडम सारा, वो ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर मुल्क के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर प्रोविंस के, दुनिया के, अगर सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए और हर एक चीज़ को प्रॉपर तवज्जो की बात की जाए तो उसके लिए एक हमारे पास
فارمولا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 3 پلرز، سسٹینیبلٹی کے 3 پلرز ہے. اس 3 پلرز میں جو ہے ایک فرسٹ پلر جو ہے وہ ہے سوشل پلر ہے، انوائرمنٹل پلر ہے اور اکنامک پلر ہے. اب اگر آپ ایک کو ڈیولپ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، دوسرا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح آپ کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی انٹیگریٹڈ اپروچ کو استعمال کرنا ہوگا ہمیں. اس کی مثال جو جانوروں کی آپ نے بات کی اور جانوروں کی رائٹس کی بات کی، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کی رائٹس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیا یہ اس طرح کے پروگرام کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک ایشو ہے جو کہ بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جس سائڈ پہ بھی ہیں، اگر ہم رائٹ ہینڈ کے ہیں یا لیفٹ ہینڈ کے ہیں، ہم ایگریسو ہیں تو ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں. اگر ہم اینیمل رائٹس پہ جاتے ہیں تو ایگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر ہم ان کے خلاف آتے ہیں تو تب بھی ایگریشن ہے. اس طرح ہیومن سوسائٹی کے بھی یہی پرابلمز ہے. یعنی ہیومن کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہیومن رائٹس کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. چائنا نے 850 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا، بڑے کم عرصے میں انہوں نے نکالا، اور انہوں نے بڑی ترقی کی اور اتنا اکنامک اور ان کا سوشل پلر اتنا بہتر ہو گیا کہ بالکل پالش ہو گیا. سڈنلی ان کو یہ پتہ چلا کہ جی ان کا تو انوائرمنٹل پلر اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے کہ ان کو $1.4 ٹریلین دینے پڑے صرف ہیلتھ کے ایشوز کے لیے. لیکن وہ تو طاقتور ملک تھا، آرگنائز کنٹری تھی، تو ان جیسے ملک میں جو ہے $1.4 ٹریلین دیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ سارے ایشوز ہیں کہ اس طرح کی ایشوز جتنی بھی ہے تو ان پلرز کو بالکل متوازن طریقے سے لے جانا ہوا ہوتا ہے. اگر میں انیملز رائٹس پہ آتا ہوں اور انیملز کے تشدد پہ آتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جی ملک کے اندر جیسے آپ نے 4-5 واقعوں کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو بلا وجہ پیدا نہیں فرمایا ہے. جو بھی چیز دنیا میں ہے اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. اس میں سے میں 3 چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جو بہت ضروری ہے. 2 ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم خطرناک سمجھتے ہیں. ہم جس بندے سے نفرت کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں اب تو بچو ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو بچو کا مثال دیتے ہیں کہ یہ بچو کی طرح ہے، کاٹتا ہے. لیکن وہ بچو آج کو سارے پاکستان میں ملتا نہیں ہے. بلیک بچو جو ہے وہ کینسر کے علاج کے لیے ہے اور دنیا اس کو کروڑوں میں خرید رہی ہے، لیکن وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. لوگوں نے اس کے فارم بنا دیے اور اس کو پال رہے ہیں اور اس کو بڑا کر کے بیچ رہے ہیں. نمبر 1 ہے. نمبر 2 جو پولینیشن کا عمل ہے، اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے یہ مچھر کا ہے. مچھر سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ جی مچھر کیا چیز ہے. تیسری جو چیز ہے وہ خرگوش ہے. اب اگر ہم خرگوش کو دیکھتے ہیں، یہ گندم میں ایک کنٹری نے اس پہ تجربہ کیا کہ جی اس گندم میں یہ جاتا ہے تو 10 ٹن گندم میں 1 ٹن گندم یہ خراب کر دیتا ہے. یہ اس میں گھومتا پھرتا ہے تو پودے خراب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. دنیا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے اور اس پہ چلتی ہے، اس پہ پالیسیز بناتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے. انہوں نے اس خرگوش کو ختم کیا. وہاں پہ اس خرگوش کو ختم کیا کہ جی پودوں کے اندر خرگوش نہ ہو. جب اس کا پھر سالانہ سٹڈی کیا گیا تو اس میں 3 من گندم جو ہے وہ کم ہو گئے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات جو نشاندہی کی کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی. ہر چیز کا چونکہ یہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے نا، اس کی یہ بڑی بیلنسڈ ہے. ایکو سسٹم اگر بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کا کہیں نہ کہیں اس کے اثرات نظر آئیں گے. انیس صاحب، چونکہ ہر جاندار کا ایک اپنا قدرتی مسکن ہوتا ہے اور اس کو اس حوالے سے سازگار ماحول اور وہ والی سہولیات چاہیے ہوتی ہیں اور وہ اسی ماحول کے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. کیا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو ہم جانور جو ہیں، کچھ فار ایگزامپل ہم نے اگر ٹک ٹاک ویڈیو بنانی ہے تو ہم شیر لے آئیں گے اور شیر کو ہم جن حالات میں رکھیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کس طریقے کا ماحول چاہیے، اس کو کیسے رکھنا چاہیے. کیا بحیثیت معاشرہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جانور ہیں ان کا بھی قدرتی ماحول یا قدرتی مسکن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے، ابھی بدقسمتی سے جانور ہم نے چھوڑے ہی نہیں ہیں پاکستان میں. اب جب ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں اسٹرے ڈاگز آتے ہیں جو اسٹریٹ پہ کتے ہیں، اسٹرے کیٹس آتی ہیں جو اسٹریٹ میں بلیاں ہیں، کوے ہیں زیادہ پرندے جو ہے پاکستان میں. اگر مثلا آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کو بے شمار پرندے نظر آتے ہیں. پاکستان میں پرندے اب ہیں نہیں، آپ کے پاس زیادہ تر کوے ہی نظر آ رہے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مار مار کے شکار کر کر کے جانوروں کو ختم کر دیا ہے. تو بہت ہی تھوڑے سے جانور رہ گئے. لیکن یہ کہ جتنے بھی ہیں وہ آپ والی بات ہے کہ ان کو آپ پہلی بات یہ کہ ان کو قدرتی جو مسکن ہے اس میں رکھا جائے تو ظاہر ہے جانور بھی خوش رہے گا. جانور جو ہے اس لیے تو ایسے تو خوش نہیں رہ سکتے کہ آپ اسے پنجرے میں بند رکھیں.
पिंजरे में कौन सी ज़िंदा चीज़ जो है वो खुश रहेगी। और हम लोग उनको पिंजरे में बंद करके उन्हें खाना दे के समझते हैं कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। बेशुमार लोग जो है कुत्तों को पालते हैं, कुत्तों को आप पालते हैं और जंजीर से आप 24 घंटे कुत्ते को बांधा हुआ है आपने, तो वो कुत्ता तो खुश नहीं रहता। वो कुत्ता तो ज़ाहिर है जंजीर से बंधा हुआ कौन सी ज़िंदा चीज़ खुश रह सकती है, तो वो भी खुश नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने कोई जानवर रखना है तो उसको उसके कुदरती माहौल में ही रखा जाए तो वो खुश रहता है। और इसके लिए जो दूसरे ममालिक है उसमें पार्क्स होते हैं, सफारीज़ होती है, उसमें रखा जाता है। और आप जब उन जानवरों को उन सफारीज़ में देखते हैं तो आपका दिल खुश होता है। आप दूसरे ममालिक के ज़ूज़ को देखें आप खुश होते हैं, आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि ये जानवर जो है ये बंद है, वो खुले माहौल में एक रखा हुआ होता है। तो हम भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब वाली बात है, चाइना में वो इतने बड़े बड़े से प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, उन्हीं से कुछ सीख लें। और ममालिक हैं, बेशुमार ममालिक से हम सीख सकते हैं, लेकिन नहीं सीखते। हम लोगों का वो जो एक रवैया है, वो एक बेसिक जो चीज़ है, वो मेन बात जो मैंने शुरू में अर्ज़ की थी वो ये कि हम ये समझते हैं कि इनके हुकूक नहीं है। ये बड़ा आपने अहम वो नुक्ता हुकूक उठाया, नहीं है और ये हमसे कमतर है। यानी कि यहाँ पर हमारा तकब्बुर, हमारी रौनक, हमारा घमंड आ जाता है कि जिसमें हम समझते हैं कि अगर उनके कोई फितरी हकूक भी दूसरे के, हम कहते हैं हम इनको नहीं देंगे ये हकूक, उन्हीं के ऊपर ताकत का इस्तेमाल भी, हम बेजुबान के ऊपर हमारा गुस्सा निकलता है सारा। तो अगर डॉक्टर खलील साहब, जैसे इन्होंने अनीस साहब ने बात की कि हमने तो जानवर पाकिस्तान में छोड़े ही नहीं, तो WWF के अगर मैं अदाद शुमार आपके सामने रखूँ जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जानवरों की कम अज़ कम 177 जबकि परिंदों की कम अज़ कम 660 अक़साम मौजूद हैं, क्या इन अदाद शुमार को दुरुस्त करने के लिए या मज़ीद बेहतर करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले तो यह है मैडम सारा का, हम लोग बिलीव कर रहे होते हैं उस स्टेटिस्टिक पे कि जो इंटरनेशनली हमें रिसीव होते हैं। हमारे यहाँ कोई इतना अच्छे से इदारे नहीं हैं जो कि काउंट कर सके इन चीज़ों को बाय सेल्फ, लेकिन बहरहाल उन पे करना पड़ेगा। वो करते हैं होमवर्क, तो वो करते हैं, वो अपना स्टेटिस्टिक हमें देते हैं। बाज़ औक़ात हमें इत्तेफाक नहीं भी होता, लेकिन बहरहाल हमें मानना पड़ता है, इससे कि हमारे साथ अपने स्टेटिस्टिक होते नहीं हैं। बहरहाल जो हमारे साथ एनिमल्स हैं, जो हमारे साथ सोसाइटी में रह चुके हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया कि जी स्पेशीज़ ख़त्म हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है। जब चिड़िया ख़त्म हो गई। अब जैसे आपने कौवे की बात की, कौवा जो है ये थोड़ा सा बदमाश किस्म का परिंदा है, अपने आप को खुद सर्वाइव करता है, और दूसरा खाने के नहीं है, लोग खाते नहीं है उसको, इस वजह से ये सर्वाइव कर जाता है। ऊंचा रहता है, सख्त जान है थोड़ा सा कौवा, और मैना ये थोड़ी सी सख्त जान है, तो ये आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ तो वो जो तोते आपको इस्लामाबाद में नज़र आते थे खूबसूरत किस्म के, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ जस्ट 20-25 साल पहले की, जब यहाँ हम आते थे तो ऐसे हमारे दोस्त हुआ करते थे कि वो डरते थे ये गुलहरी जो है ये आके आपके कपड़ों में अंदर आया करती थी, मतलब कपड़ों में इस तरह बॉडी के ऊपर आके चढ़ जाया करते थे। तो मतलब इतनी सारी गुलहरियाँ ये इधर आपको नज़र आती थी फातिमा जनाह में या फिर आसपास के पार्क्स में, वो सारी चीज़ स्पेशीज़ ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस है, जैसे दुनिया सलूशन निकालती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया गंदम में, जो मैं कह रहा था वो बात दरमियान में रह गई कि गंदम में जो खरगोश था तो उसको जब ख़त्म किया गया तो उसमें प्रोडक्शन और कम हो गई। उसकी वजह ये थी, प्रोडक्शन कम होने की वजह ये थी कि वो उसमें एक इंसेक्ट था जो गंदम को ख़राब करता था और खरगोश आके वो इंसेक्ट खाया करता था। अब देखिए ये एक सर्कल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है, इकोसिस्टम है ना, तो इकोसिस्टम के अंदर एक सर्कल है। इसी तरह फिर उनको खरगोश बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ा, वो लाए खरगोश और वो ला के उसने दोबारा उनके खेतों में छोड़ दिया उस खरगोश को। तो किया तो जा सकता है, जैसे हम लोग ख़रीदते हैं बाहर से कुछ चीज़ या गिफ्ट में मिलती है तो वो आके यहाँ हमें उसकी जनरेशन को बढ़ाना चाहिए, बजाय इसको जनरेशन को ख़त्म की जाए ना। तो ये एक इशू है हमारे। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अगर इसी चीज़ को आगे लेके चले अनीस साहब, ऑस्ट्रिया जो है दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे जानवरों को बड़ा महफूज तरीन समझा जाता है, उसके बाद न्यूजीलैंड का नंबर आता है, और इसमें कहा यह जाता है कि इनके कवानीन ऐसे सख्त हैं, जानवर दोस्त कवानीन हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। क्या हम ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में भी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, मतलब कवानीन की बहुत शदीद ज़रूरत है। हमारे कवानीन जो है वो 120-130 साल पुराने कवानीन हैं। 1890 का एक जो मेजर है जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी का है, और उसके आप उसकी पेनल्टीज़ देखें तो आप उसको बार बार देखते रहेंगे कि पेनल्टीज़ क्या हैं। वो चंद आनों की बातें कर रहे हैं वो कि जी इस एक चार आने की सज़ा मिलेगी, 10 रुपए की सज़ा मिलेगी,
इस तरह की सज़ाएँ हैं उसके अंदर। तो ज़ाहिर है उससे किसी को क्या खौफ होगा, इस पे तो सख्त किस्म की सज़ाएँ देने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल कवानीन बनाने की ज़रूरत है। कानून कैसे बढ़ सकते हैं, लाइक बढ़ता देखिए कानून साजी तो हुकूमत की तरफ से आती है। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं इसका कोई फ़ायदा है कि जो भी देखे अगर वो थोड़ा बहुत भी इससे इंस्पायर हो और जानवरों के हुकूक़ की थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ करे तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ख़ुद उस आदमी की साइकोलॉजी का अंदाज़ा लगाएं कि जिसके खेत में गधा घुस जाता है और वो उस गधे की टांग काट देता है, तो वो आदमी किस तरह का आदमी होगा आप खुद सोचें। वो नॉर्मल आदमी तो नहीं है। ऊँट घुस गया उसके खेत में, उन्होंने ऊँट की टांग काट दी, तो वो किस तरह का आदमी है? वो नॉर्मल है ही नहीं। उसको तो अब बाहर निकलने की और सड़क पे चलने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, वो तो ख़तरनाक आदमी है। तो ये ऐसे लोग जो है कुत्ते बैठे हुए हैं, आपने वैसे ही कुत्ते को पत्थर मार दिए, ये कौन सी बात है? ये तो ये इस तरह का एक रवैया है, ठीक है। लोगों की अगर एंटरटेनमेंट भी है तो वो एक अलग ही तरह की एंटरटेनमेंट है कि जी आपने एक गधा वैसे ही घास खा रहा है, आपने गधे को पकड़ के कुएं में फेंक दिया और आप हंस रहे हैं उसके ऊपर कि कुएं में फेंक दिया हमने, क्या बात है? तो अच्छा, आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की, मेंटालिटी और इस साइकोलॉजी की बात की, जो टॉर्चर या अजियत जानवरों को दी जाती है। अगर मैं आपके सामने से रखूं कि जो जानवरों के ऊपर इस किस्म की बर्बरियत होती है, इसके पीछे कौन सी मेंटालिटी होती है कि हमारी एंटरटेनमेंट जो है वो भी ये मुर्गों को लड़ा कर हम एंटरटेन हो रहे हैं। ये हमने देखा है कि हम किसी तरह जानवरों को किसी भी तरीके से उनको टॉर्चर मिल रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, वो हमारा जी एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल में वालिदैन को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का कि उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है अपनी औलाद की। वाला आंसर भी है। और इस साइकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं कि कोई भी बाशऊर इंसान जो है वो इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है? देखिए, बेसिकली मैंने जैसे पहले कहा ना, तरबियत का और ट्रेनिंग का इसमें अमल दखल है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं किया जाता ना, ये एक तो तरबियत पे और ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं किया जाता। जैसे आजकल एजुकेशन पे है तो बस सारी एजुकेशन है, तरबियत का कोई पॉइंट ऑफ उसमें नहीं है। मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इट्स रन बाय मिस्टर टॉर्च है ना, इज़ द फाउंडर ऑफ इट। तो अब वो एनिमल लवर था, मैं एनिमल लवर नहीं था। मैंने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा बचपन से लेके, अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन बचपन में कभी हमने पत्थर जानवरों को नहीं मारे, कभी तशद्दुद नहीं किया। अलबत्ता फूड, कभी जब घर में कोई फूड अम्मी दिया करती थी, जी डाल दे कुत्तों को बिल्लियों को, तो वो तो ठीक है, तशद्दुद कभी नहीं किया हुआ था। लेकिन मैं एनिमल लवर नहीं था, मैंने कभी इस तरह बाकायदा उनके लिए काम नहीं किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आया, मुझे 4 साल हो गए। जब इनके प्रोजेक्ट मैंने देख लिए, मैंने विज़िट किए, मैंने सारा कुछ देख लिया कि यार ये भी तो है कि देखिए ज़िंदा चीज़ है, जानदार है, और इसमें इंसानों की तरह इसमें बाकायदा वो अपने बच्चों से जैसे मोहब्बत करते, वो सारी कहानियाँ मैंने देख ली। वो सारी स्टोरीज़ अगर आप हमारे शेल्टर पे आ जाए, CDRS के शेल्टर पे आ जाए, आपको मज़ा आ जाए, वहाँ जानवर देख ले, बाकायदा बातें करते हैं आपके साथ जो समझने वाला बंदा होता है। उसके बाद मैंने अपने घर के सामने जो है पानी रखा है इनके लिए, और जो खुराक बचता है वो जाके मल्टी लोड के करीब मैं वहाँ रख देता हूँ ओपन करके शॉप पर। अब देखिए मैं मोटिवेट हो गया, हालांकि मैं 25 साल से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ और इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, पीक पोस्ट पे कर रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ह्यूमन से और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, कि ह्यूमन के अलावा भी कोई है कि जिसकी तवज्जो की ज़रूरत है, इंसानों को भी तवज्जो की ज़रूरत है। वो टॉप पे है, अल्लाह ताला ने सब चीज़ें जो है वो इंसानों के लिए पैदा की है। मखलूक़ात होने की वजह से हमारे पास जिम्मेदारी भी हमारे पास ज़्यादा आयद होती है। अगर क्विकली अनीस साहब हमें ये बता दीजिए, चूँकि आपने भी बात की कि चूँकि जानवर तो बेज़ुबान है, उनके हकूक़ के लिए बात किससे करनी है, तो क्या हमारे पास जानवरों के खिलाफ जो बर्बरियत होती है उसके बारे से आवाज़ उठाने के लिए कुछ एनफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद है या मज़ीद होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो एक सजेशन दूंगा कि जिस तरह के ये आपका प्रोग्राम है, इस तरह का तमाम चैनल्स को कोशिश करनी चाहिए वीकली प्रोग्राम करें सिर्फ जानवरों से मुताल्लिक़। और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खुशगवार चीज़ होती है, आप हमेशा इसको एंजॉय करेंगे कि जब जानवरों की बात होती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जानवरों के साथ, तो बच्चे बहुत फैसिनेट होते हैं जानवरों से। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि जिसमें बच्चे भी दिलचस्पी लें, और बच्चे पाकिस्तान की आधी आबादी है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम करें जानवरों से मुताल्लिक़ तो बच्चों की तरबियत भी होगी,
ان کو جانوروں سے محبت بھی ہوگی اور آپ بچوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جانوروں کے حقوق جو ہیں اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ بچپن سے ہی چونکہ بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے تو وہیں پر ہی اس کو سکھایا جائے کہ جو جانور ہے وہ بھی ذی روح ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے مہمانوں کی آمد کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ہم نے ابھی گفتگو کی کہ جو جانور ہیں وہ ذی روح ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کی بھی جذباتی وابستگیاں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی طاقت، اپنی رعونت، اپنے تکبر کے گھمنڈ کے اندر ہم ان بے زبانوں کو اپنی انا و تسکین کا ذریعہ بنائیں، ہم کسی طریقے سے ان پہ ظلم کریں، اپنی دشمنیاں ہم جانوروں کے اوپر نکالیں۔ اس حوالے سے ہم یہ پروف کر رہے ہیں کہ ہماری تربیت بالکل بھی نہیں ہے، ہم بہت ہی زیادہ سنگ دل ہیں، اور جن معاشروں کے اندر جانوروں کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا ہے وہاں پر انسان بھی یہ جو متشدد رویے ہیں ان سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان جو بڑا اچھے اقدامات اٹھا رہی ہے، جیسے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اب نصاب کی طرف بھی اس کو لایا جا رہا ہے کہ نصاب کے اندر ایسے کورسز انٹروڈیوس کرائے جائیں جس میں جانوروں سے شفقت اور صلہ رحمی جو ہے وہ بچوں کو سکھائی جائے، چونکہ بچپن سے ہی یہ تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن سے ہی بچے کو سکھانا ہے کہ جانوروں سے صلہ رحمی کیسے کی جائے اور ان سے بلکہ دوستی کی جائے، چونکہ جانور جو آپ کے بہترین دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، ان کے آپ سے کوئی مطلبی میٹیریلسٹک رشتے نہیں ہوتے ہیں، ان کی وائب بڑی پیور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جانوروں کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، آپ قدرت کو صحیح طریقے سے آپ انجوائے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چرند پرند بنائے ہیں ان سب کا ہمارے ایکو سسٹم کے اندر، اس بایو ڈائیورسٹی کے اندر ایک رول ہے، ایک ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فالتو نہیں بنائی ہے، اس لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ اگر کسی بے زبان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بے زبان کے اوپر اپنا غصہ نکال رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا اس حوالے سے کیا رول بنتا ہے، آپ پوری سوسائٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ اپنی